बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो अहम पेशरफ़्त सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि DC इस्लामाबाद जिनके ना सिर्फ उनको बैरून मुल्क जाने से रोका था बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक नई तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत की जानिब से शुरू की गई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी और एतराज़ात के साथ इंट्रा कोर्ट अपील लगी, लेकिन साथ ही अदालत ने उस केस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने भी उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की जो दरख्वास्त थी कि उनको मुंतकिल किया जाए बन्नी गाला से अडियाला जेल, उस दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। समाअत के दौरान जो अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर जेल इंतज़ामिया ने बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। एक तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि बुशरा बेगम ने कोई ना दरख्वास्त की ना उसकी कोई मर्ज़ी से उनको वहाँ पर मुंतकिल किया गया, बल्कि जेल इंतज़ामिया ने कहा कि हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए उनको बन्नी गाला उनके घर को सब जेल करार दिया है। इस वजह से हम चाहते हैं कि उनको वापस अडियाला जेल न लाया जाए और उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस बुशरा बीबी को जेल में मुंतकिल नहीं कर सकते। जेल में पहले ही जगह कम है और 250 ख़वातीन कैदी मौजूद हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस सिलसिले में अपना जवाब जमा नहीं करवाया। सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए वक्त देने की इस्तदा की, जिससे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। आज नईम हैदर पंजोता जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के, उनकी और बाकी वकला की मुलाकात हुई है बुशरा बेगम से और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि बुशरा बेगम की जो सेहत है वो ठीक नहीं है और उनके चेकअप का मुतालबा दोबारा से किया गया है कि उनको चेकअप उनका करवाया जाए, उनके टेस्ट करवाए जाएँ और उनकी ट्रीटमेंट की जाए। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है वो दरख्वास्त जो अडियाला जेल मुंतकिली की है बन्नी गाला से, उसमें भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही और ये मामला इसी तरीके से डिले का शिकार है। और एक बात क्लियर हो गई जब आज जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया है कि हमने ख़ुद उनको इस वजह से कि हम अडियाला जेल में उनको रख नहीं सकते, पहले ही वहाँ 250 ज़ायद जो ख़वातीन हैं वो कैदी मौजूद हैं और जगह कम है, इस वजह से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उनको वहाँ पे रखें। इस वजह से हमने उनके घर को ही सब जेल डिक्लेयर किया है और ये हमारी ही जो रिपोर्ट पर और हमारी ही इस्तदा पर जो महकमा दाखिला है उनकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया और उन्होंने सब जेल करार दिया। तो ये हमारी ही इस्तदा थी और हम ये समझते हैं कि ये जो दरख्वास्त है इसको ख़ारिज किया जाना चाहिए और उनकी ज़िंदगी के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि वो बन्नी गाला में ही रहें। इस वजह से 2 हफ्तों के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उसके हवाले से अहम पेशरफ़्त सामने आई है। एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से 86 जो 86 मेंबरान ने अपने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन में इजलास जारी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 सीनियर रहनुमा हैं, एक उमर अयूब और एक बैरिस्टर गोहर अली खान, उन दोनों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार नहीं की, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फ़ैसला किया है और बैरिस्टर गोहर अली खान बतौर चेयरमैन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब हिस्सा लेंगे। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गया तो वो PTI, चूँकि एट अ टाइम आप एक ही जमात के मेंबर हो सकते हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये इमरान खान की डायरेक्शन पर 86 लोगों के बयान हल्फी जमा हो चुके हैं। 2 ये हो गए 88 और 3 लोगों के इस्तीफ़े, 3 लोगों के अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुए और इस तरह से ये 91 हो गए और एक वसीम कादर शामिल हो चुका है मुस्लिम लीग नून में। तो नेशनल असम्बली के सिर्फ एक बंदे ने शमूलियत की है, 3 के नोटिफिकेशन नहीं जारी हुए, 2 ने ख़ुद ही इमरान खान की डायरेक्शन पर इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वो उसमें शामिल नहीं हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और 86 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो उनके बयान हल्फी जमा हो गए हैं और उस पर जो सारा आगे सिलसिला जारी होगा।
پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو 3 مارچ کو کرانے کا اعلان کیا گیا، اس کا شیڈول بھی جاری کیا گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق انٹر پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع کرائے جا سکتے ہیں، جبکہ اسکروٹنی 25 فروری کو ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شیڈول میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات میں کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری تک ہوں گے اور انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ انٹر پارٹی انتخابات کے لیے پولنگ سینٹرل آفس سمیت 4 صوبائی سیکریٹریٹ میں ہوگی۔ اسلام آباد میں جو سینٹرل آفس ہے اور تمام جو 4 صوبائی آفس ہیں وہاں پر پولنگ ہوگی، اور وہاں پاکستان تحریک انصاف، چونکہ پہلے بھی یہ اعتراض آیا تھا کہ آپ نے پشاور میں کیوں اپنے انٹر پارٹی انتخابات کروائے، اپنے مرکزی آفس میں کیوں نہیں کروائے، حالانکہ ایسی کوئی بھی ریکوائرمنٹ قانون اور آئین میں موجود نہیں ہے، یا کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ جہاں بھی کروائیں وہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک اعتراض آیا تھا تو اس اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سینٹرل آفس ہے اسلام آباد کا اور 4 جو صوبائی آفسز ہیں وہاں پر بھی جو انٹر پارٹی انتخابات ہیں یہ منعقد ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہی چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان امیدوار ہوں گے، جبکہ سیکرٹری جنرل کے لیے عمر ایوب جو وزیر اعظم نامزد وزیر اعظم کے لیے بھی ہیں، نامزد ہیں، ان کا بھی معاملہ ہوگا۔ پنجاب کے حوالے سے ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، اور چونکہ کل پنجاب کا 10 بجے اجلاس بلا لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا، اور وہاں پر جو حلف لیا جائے گا، تو اب دیکھنا یہ ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بہت بڑا دھچکا نہیں پہنچا پنجاب میں بھی، اور پنجاب میں بھی کوئی بڑی تعداد میں لوگوں نے مسلم لیگ نون یا کسی اور سیاسی جماعت میں حصہ نہیں لیا، چند ایک ہیں، تو اس وجہ سے مخصوص نشستوں کا معاملہ اگر وہاں بھی حل ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کو اس میں بھی کافی فائدہ ملے گا، اور پھر الٹیمیٹ جب یہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہوں گی۔ لیکن جیسے لاہور ہائی کورٹ نے 9 ججز کی اپوائنٹمنٹ مانگی گئی تھی اپیلوں کے لیے، جو اپیل ٹرائبونل کے لیے، لیکن صرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 2 ججز کو اپوائنٹ کیا ہے۔ اب سینکڑوں اپیلیں ہوں گی اور 2 معزز ججز ہوں گے، اتنا برڈن تو یہ تو کئی مہینے لگ جائیں گے، اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ درخواست کی ہے کہ حضور والا 9 معزز ججز کو اپوائنٹ کیا جائے تاکہ ڈیسائیڈ ہو سکے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ڈسٹرکٹ جج پر مشتمل یا ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج ٹرائبونل میں بیٹھتے تھے، اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کا جج بیٹھے گا، اور پھر اب اس کے ڈیسیجن کے لیے ایک ٹائم فریم بھی دے دیا گیا ہے۔ اب اس طرح نہیں ہے کہ سالوں چلیں گے، کوئی سول کیس نہیں ہے، تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ معزز جو ججز ہیں وہ ٹرائبونل کا حصہ بنیں، اور یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دیکھنا ہے اس سارے معاملے کو۔ کل 23 فروری کو نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، چونکہ مارچ میں امیر بھٹی صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ان کو اگر سپریم کورٹ نہیں لے جائیں گے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ملک شہزاد صاحب کا بطور چیف جسٹس نامزدگی کے لیے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے کل جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا ہے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری جانب جسٹس بابر ستار صاحب نے جہاں پر کل یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ نئے ایک توہین عدالت میں شوکاز جاری کیا، 3 چیزوں کو چیلنج کیا جسٹس بابر ستار کے فیصلے میں سے ڈی سی عرفان میمن نے۔ پہلی چیز یہ چیلنج کی گئی کہ جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری یہ تھی کہ جو مجھے بیرون ملک عمرہ پہ میں نے جانا تھا، اور وہ 22 کو جانا تھا، تو عمرہ پہ جانا تھا، ٹکٹ کی کاپی بھی ساتھ لگائی گئی تو مجھے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ تیسرا یہ تھا کہ جو نئی توہین عدالت میں مجھے شو کا نوٹس جاری ہوا ہے 26 فروری کے لیے، اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ 3 استدعاؤں کے ساتھ ڈی سی اسلام آباد نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی کے ایم پی او کے تحت گرفتاری میں اختیارات سے تجاوز کے کیس میں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کی سنگل بینچ کے آرڈر کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ پہلے بھی ان کی جو فرد جرم کی کارروائی کے خلاف تھی وہ انٹرا کورٹ اپیل خارج ہوئی، چونکہ انٹرم آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہو سکتی۔ انٹرم آرڈر، سنگل بینچ کے انٹرم آرڈر کے خلاف صرف ایک ریمیڈی ہے، اور وہ سپریم کورٹ ہے۔ تو پہلے سپریم کورٹ سے خارج ہوئی تھی، اب دوبارہ یہ انٹرم آرڈر کے خلاف پہنچے ہیں انٹرا کورٹ اپیل میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اور پہلے بھی اسی معزز بینچ نے ان کی انٹرا کورٹ اپیل کو خارج کیا تھا۔
जो जिस के दौरान समाअत हुई, जिसके दौरान बैरून मुल्क जाने के लिए इरफान नवाज़ मेमन को अदालत से कोई आज रिलीफ ना मिल सका। रजिस्ट्रार ऑफिस ने DC इस्लामाबाद की इंटर कोर्ट अपील पर इतराज़ात आयद कर रखे थे कि जो इंटरम ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील कैसे काबिल कबूल है। अदालत ने इरफान नवाज़ मेमन के सीनियर वकील की अदम मौजूदगी की वजह से समाअत में वक्फा किया। जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर बाद आ जाएंगे। 20 फरवरी का ऑर्डर हमने चैलेंज किया है, हमने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को जारी किया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जब DC इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हो गए तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट तो गैर मौसर हो गए। इनका जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का है, यहाँ तक तो इनको वैसे ही वो ख़त्म हो गए। जब ये पेश हो गए और इनकी हाज़िरी लग गई तो वो वारंट गिरफ्तारी तो ख़त्म हो गए। उसके अलावा आप क्या चाहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इनकी इंटर कोर्ट अपील इससे पहले भी खारिज हो चुकी है और उसमें भी यही अदालत ने डिक्लेयर किया था कि इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील नहीं हो सकती। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि ऑर्डर में 3 चीज़ें हैं। एक, मेरे वारंट जारी हुए। दूसरा, अदम पेशी पर शोकाज हुआ। तीसरे, मुझे उम्रे पर जाने से रोक दिया। मैंने दरख्वास्त में टिकट लगाए हैं, मुझे उम्रे पर जाने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि पहले हम अपील के काबिल समाअत होने को सुनेंगे। आपकी दरख्वास्त पर इतराज़ है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। आपकी इंटर कोर्ट अपील पर यह इतराज़ है कि यह नाकाबिल समाअत है। पहले तो आप हमें यह मुतमईन करेंगे कि आपकी अपील काबिल समाअत कैसे है। आपकी अपील तो नाकाबिल समाअत है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि पहले हम अपील के काबिल समाअत होने को सुनेंगे। बेंच के उठने से पहले आपके वकील आ गए तो उन्हें भी सुन लेते हैं। आप मुतल्लिका अदालत के सामने भी दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर के वकील से कहा कि आपको बतौर वकील अपने क्लाइंट को मशवरा देना है। पीर के लिए अपील मुकर्रर कर रहे हैं, अदालत को मुतमईन करें। फौरी बैरून मुल्क जाने के लिए इरफान नवाज़ मेमन, जिन्होंने आज 22 को बैरून मुल्क जाने के लिए जिनकी टिकट थी, उनको रिलीफ न मिल सका। अदालत ने केस की समाअत 26 फरवरी पीर तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि जो दूसरी तौहीन अदालत है, जो परसों पेश न होने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया गया था, उसमें शोकाज नोटिस का जवाब भी 26 फरवरी को मांगा हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। नई तौहीन अदालत पर समाअत भी 26 फरवरी को है। जो पहले वाली तौहीन अदालत थी शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी केस में, तौहीन अदालत केस में, उस पर फैसला महफूज हो चुका है जो 1 मार्च को सुनाया जाएगा। दूसरे वाली तौहीन अदालत पर शोकाज नोटिस का जवाब 26 फरवरी को मांगा हुआ है और इंटर कोर्ट अपील पर भी आज कोई कार्रवाई ना हो सकी। अदालत ने 26 फरवरी सोमवार के लिए बग़ैर कोई रिलीफ दिए मुलतवी कर दी है और अदालत ने कहा कि पहले आप अदालत को सेटिस्फाई करें कि आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है। चूँकि हमारा ही पहले फ़ैसला है तो हम अपने फ़ैसले के बरक्स कैसे कुछ कर सकते हैं। इसमें नया क्या है जिस बुनियाद पर आपने दोबारा इंटर कोर्ट अपील दायर की है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।